नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे प्रदेश में सैनिक कल्याण को लेकर क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं और किस तरह से इनको लाभ मिल रहा है, सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवार के लोगों को। इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विनोद पसबोला जी, आपका स्वागत है। और दूसरे मेरे साथी हैं गुणानंद जी, पर्वतीय अंचल से आते हैं और बराबर इनका पर्वतीय अंचल में मूवमेंट होता है, आना जाना लगा रहता है। हम इनसे जानेंगे कि जो योजनाएं सरकार चला रही हैं सैनिक कल्याण को लेकर के कितना लाभ मिल रहा है, किस तरह से लाभ मिल रहा है, इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों का है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सैनिक कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं के जरिए पूर्व सैनिक और उनके आश्रित लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार की इन योजनाओं में कई योजनाओं को ऑनलाइन भी किया गया है, जिससे इन सेवाओं का लाभ घर बैठे ही अभ्यर्थी उठा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से लाखों डॉलर की लागत से हथियार प्रणालियों और विभिन्न उपकरणों को खरीदा जा रहा है, ताकि सेना के जवान और अधिकारी इन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और युद्ध के समय इनका प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकें। ऐसे में इन हथियारों के साथ साथ जवानों और अधिकारियों का भी तंदुरुस्त एवं सुविधा संपन्न होना बेहद जरूरी है। साथ ही सरकार न केवल सैनिकों की भुगतान एवं भत्तों तथा पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, बल्कि उनके जीवन को आसान बनाने के लिए कई कारगर कदम भी उठाए हैं। सैनिकों के कल्याण की दिशा में उठाए गए प्रभावशाली कदमों में से एक वन रैंक वन पेंशन योजना OROP को स्वीकार किया जाना है। देश के सैनिक पिछले 4 दशकों से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार ने 7 नवंबर 2015 को वन रैंक वन पेंशन को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लागू करने की घोषणा कर दी। सेवारत और सेवानिवृत्त लाखों सैनिकों के बेहतर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी संख्या में पॉलीक्लिनिक और रेफरल अस्पतालों की शुरुआत कर कर्मचारी अंशदान स्वास्थ्य योजना ECHS का दायरा बढ़ाया है। सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके आश्रितों को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सुधारों के क्रम में सेवानिवृत्त अंशदान स्वास्थ्य योजना ECHS को पूर्ण रूप से डिजिटल किया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत कुल 50 लाख लाभार्थी शामिल हैं। फिलहाल इस योजना को 28 क्षेत्रीय केंद्रों और 426 पॉलीक्लिनिक के जरिए चलाया जा रहा है। ECHS लाभार्थियों को नकद रहित उपचार की सुविधा मुहैया कराने के लिए कुल 1445 सिविल अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त करने और उनके कल्याण के मद्देनजर सरकार ने लड़ाकू टुकड़ियों में महिलाओं को शामिल करने को मंजूरी दी है। सेना के दिग्गजों को बेहतर और व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए सेना ने 14 जनवरी 2016 को दिल्ली कैंट में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की स्थापना की। निदेशालय सेना के दिग्गजों, उनकी विधवाओं और परिजनों की शिकायतों और समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करने वाली एक संस्था के तौर पर कार्य करेगा। दूर दराज, ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों में कार्य करने के दौरान अपने परिवार से लंबे समय तक दूर रहने और कठिनाइयों का सामना करने जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभाजित आवास परियोजना MAP में तेजी लाने के कदम उठाए हैं। इस तरह सरकार सैनिकों के कल्याण की दिशा में प्रभावशाली और प्रभावी कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। पसबोला साहब, आप तो सेना में एक लंबे अरसे तक सेवा की, अलग अलग पदों पर रहे, अलग अलग स्थानों पर रहे। हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में सरकार या केंद्र सरकार या यूँ कहें राज्य सरकार, उन्होंने दोनों ही सरकारों ने सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए कई सारे पहल किए, कई सारे कदम उठाए, कई सारी योजनाओं की शुरुआत की है। वो क्या प्रमुख योजनाएं, बहुत क्या प्रमुख कार्यक्रम है, किस तरह से बदलाव आया है? पांडे जी, सैनिक कल्याण हमेशा से ही हमारी सरकारों की प्राथमिकता रही है।
इसको हम से दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो जब वो सेना में अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं, और एक जब वो रिटायर हो जाते हैं, अपने घरों में आ जाते हैं, तो उनकी देखभाल कैसी होनी चाहिए। जब सैनिक सर्विस में होता है, अपनी सेवाएं दे रहा होता है, बॉर्डर्स पे होता है या पीस स्टेशन में होता है, तो वो और उसके परिवारों का समुचित ध्यान रखा जाता है। जैसे आप जानते हैं कि समय के साथ वेतनमान भी अच्छे हुए हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, सैनिकों के परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे पास आर्मी स्कूल्स हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल्स हैं, मिलिट्री स्कूल हैं, जिनमें प्राथमिकता दी जाती है सैनिकों के बच्चों को पढ़ने के लिए। साथ ही में प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, होटल मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्रीज़ के लिए बहुत सारे, बीएड करने के लिए ये सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रन कर रहे हैं, सो दैट हमारे जो सैनिक एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होते रहते हैं, तो उनकी बच्चों की शिक्षा का अच्छा तरीके से ध्यान रखा जाए। तो ये सर्विस के दौरान उनकी अच्छी देखभाल होती है। और कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, एक सैनिक होता है, किसी यूनिट सब यूनिट का हिस्सा होता है। एक कमांडिंग ऑफिसर की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उसके सैनिक सारे खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और जिस प्रकार से वो अपनी सेवाओं को बहुत बेहतर तरीके से देश की सेवा में दे सके। तो एक लगातार प्रयास रहता है, और कमांडर एट ऑल लेवल, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके नीचे तक सबका ये प्रयास होता है कि हमारे सैनिक का मोराल हमेशा उत्कृष्ट रहे और वो खुश रहें, और अपनी सेवाओं को, जब वो एक मोराल जो है अच्छा होता है, तो फिर उससे उसकी जो कार्यशैली है, कार्यक्षमता है, वो बहुत गुना बढ़ जाती है। तो एक है। अब उसके बाद जो है, जब वो रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसके रिटायरमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं। साथ ही में आर्मी की व्यवस्था है कि उनको रोजगार दिलाने के लिए हर रेजिमेंटल सेंटर में प्लेसमेंट सेल्स हैं, जहां पे एक सैनिक आवेदन कर सकता है रिटायरमेंट के टाइम कि वो किस प्रकार की नौकरियां करना चाहता है, और वहां उनके थ्रू उनको उनकी जो रोजगार की व्यवस्था भी की जाती है। तो ये एक प्रोसेस है। पूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ECHS ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका रीजनल सेंटर जैसे हमारा देहरादून में भी है, उनके ECHS क्लिनिक हैं, और इन क्लिनिक को दूरस्थ स्थानों पर एस्टैब्लिश करने का लगातार प्रयास चल रहा है, और जिससे कि हमारे सैनिकों को स्वास्थ्य से संबंधी कोई कठिनाई न हो। ये अभी हम ये कहेंगे कि पूरी तरह से बहुत अच्छा हो गया है नहीं। जैसे हमारा उत्तराखंड है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हर जगह में नहीं हो सकता है, विषमताएं हैं, भौगोलिक विशेषताएं, बट कोशिश की जाती है। जैसे एक भूतपूर्व सैनिक जो है, एक मिलिट्री हॉस्पिटल में, कोई सी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएगा तो उसका वहां भी उपचार किया जाएगा। इस प्रकार से एक वेलफेयर किया जाता है। तो यही मुख्य रूप से एक सैनिक कल्याण के बारे में सोचते हैं। ये सब योजनाएं हैं, और ये लगातार इनमें सुधार किया जा रहा है। बस सर, आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि हकीकत में यहाँ जो ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, किस रूप में लोग महसूस कर रहे हैं, कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं। पिछले हाल फिलहाल कुछ वर्षों में जो बदलाव आया है सैनिकों में की स्थिति में, या सैनिक परिवारों के हालात में, इनके या पूर्व सैनिकों की जो घर परिवार में कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं गुणान जी से। गुणान जी, आप तो पर्वतीय अंचल में बराबर जाते रहते हैं, क्योंकि सैन्य बहुल प्रदेश है ये उत्तराखंड। तो कितना बदलाव महसूस कर रहे हैं हाल फिलहाल कुछ वर्षों में? किस तरह से बदलाव महसूस किया आपने वहाँ पे सैनिक परिवारों में? पंडित जी, जो सैनिक बहुल राज्य है, ये पर्वतीय अंचलों में लगभग हर घर में एक फौजी है। और फौजी परिवार फौज को क्यों चुनते हैं लोग? फौज को इसलिए चुनते हैं कि सबसे ज़्यादा एक विश्वसनीय संस्था है और एक परिवार की तरह है। अगर फौज में, मैं अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, अभी हाल में ही एक हमारे पहाड़ की, उत्तराखंड की बेटी ज्योति नैनवाल, जो एक शहीद हो गए थे, उसके हस्बैंड दीपक, वो केवल लांस नायक थे, और उनको गोली लगी जम्मू कश्मीर में। और जब तक उनके परिवार को पता लगा, उनको एयरलिफ्ट कराया गया, उनको RR हॉस्पिटल दिल्ली में, जब तक वो वहाँ पहुँचे तो उनका ऑपरेशन भी हो चुका था।
तो ज्योति का ये कहना है कि जो 40 दिन वो उनके साथ रही, तो उन्होंने जो देखा कि आर्मी बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और इससे अच्छी परिवार, मतलब परिवार भी 40 दिन तक ऐसे मरीज जिसको जो पैरालाइज हो चुका है उसकी देख रेख नहीं कर सकता जितना आर्मी ने किया। तो उसने तय किया कि मैं ऑफिसर बनूंगी, मैं सेना में सरकार की ओर से पहल की गई, ये उसका प्रभाव पहल पड़ा। जी। तो ये उत्तराखंड की एक संदेश है। उत्तराखंड में अक्सर बहुत सारे शहीद होते हैं गांव में, और देखा देखी में ये देखा पिछले 3-4 साल में ट्रेंड ये हुआ है, ये ब्रिगेडियर साहब भी वो करेंगे कि जो ये 35 साल की उम्र की है विडो, जो वीर नारियां हैं उनके लिए कि एसएसबी आप 35 साल की उम्र तक दे सकती हैं। और जितने भी वो हैं, तो पहाड़ की जो वीर नारियां हैं अब उसके लिए बहुत ट्राई कर रही हैं। ये ठीक है कि सेना का अपना, एसएसबी का अपना एक मापदंड होता है, उसमें वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ऑफिसर लेने में, लेकिन एक रास्ता खुला है। ये भी सरकारी पहल के रूप में देखा जा सकता है। ये पहल है कि अब जो पढ़ी लिखी वीर नारियां हैं वो अब ज्योति और निकिता कौल और मतलब एक साधारण सेना की सिपाही की पत्नी भी अगर कोशिश करें तो ये एक नई पहल है कि वो अफसर बन सकती है। हाँ, क्योंकि पहले शायद ऐसा नहीं था महिलाओं को। ब्रिगेडियर आप क्या कहेंगे कि पहले महिलाओं क्या अधिकारी बन सकती थी क्या? पहले क्या ऐसा था जी, ये 91 में प्रारंभ हुआ है जहां पे हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को सेना में अधिकारी के रूप में डायरेक्ट कमीशन की एक प्रथा बनी। देखिए पहले से मेडिकल सर्विस और नर्सिंग सर्विस में बेटियां थी, महिलाएं थी, और वो अपनी शानदार सेवाएं दे रही थी। लेकिन कॉम्बैट एंड कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज, इसमें महिलाएं नहीं थी। आज भी कॉम्बैट आर्म्स में महिलाएं अभी भी उसकी पहल नहीं हुई है, लेकिन कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज में 91 के बाद से बड़ी तादाद में महिलाओं का इंडक्शन किया गया है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हाँ जी। अभी पिछले दिनों खबर आई थी, कुछ महीने पहले या 1 साल पहले खबर आई थी कि सेना में महिला अधिकारी को महिलाओं की नियुक्ति हो सकती है, वो प्रवेश कर सकती। क्या है इसका, जब समझना चाहूंगा मैं। नहीं, वही मैंने कहा ना, ये इसकी जो पहल हो गई थी 1991 में हो गई थी, लेकिन साकार अब हुआ नहीं। तब से मेरे बहुत सारे साथी जो अधिकारी थे वो महिलाएं रही हैं। अच्छा। हाँ, और आज वो कर्नल के पद तक पहुंच चुकी हैं। तो ये जो अभी जो ऑप्शन खुला है, नहीं, वो एनडीए से संबंधित है। हाँ जी, वो क्या है? वो सैनिक स्कूलों से संबंधित है। मैं उसके बारे में बताता हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो महिलाएं जो हैं, और वो बहुत शानदार सेवाएं भारतीय सेना को दे रही हैं। डिसीजन होगा कि कब उनको जैसे यूरोपियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं या यूएस आर्म्ड फोर्सेस, वहां पे महिलाएं भी कॉम्बैट रोल में, जहां पे इन्फेंट्री है जो दुश्मन के सामने जाके लड़ाई करते हैं, अभी उस रोल में महिलाओं को, बट इस पर भी डिसीजन जल्द ही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो एक सामाजिक व्यवस्था है उसमें एकदम चेंज करना और उससे रिलेटेड कई इश्यूज हैं, उसके बारे में धीरे धीरे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये प्रयास भी बहुत जल्दी सफल होगा, और उसी प्रयास को सफल करने के लिए जो 2 पहल की गई है। एक तो पहल यह है कि सैनिक स्कूल्स में गर्ल्स को एडमिशन देने की पहल की गई है। अच्छा। जो सैनिक स्कूल्स हैं, ये जो हैं हमारी नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां से एक उसको क्रेडल ऑफ लीडरशिप कहते हैं, जहां से जो हमारे अधिकतर सैन्य प्रमुख हैं वहां से आते हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के उनको कहते हैं फीडर इंस्टीट्यूशन। अधिकतर बच्चे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC से एनडीए में जाते हैं। अब एनडीए के लिए अभी फर्स्ट जो बैच जो स्टार्ट उन्होंने करना है वो होगा जुलाई 2022 में। एनडीए में लड़कियां एक स्क्वाड्रन उनका एक अलग से बन जाएगा, ठीक है, वो वहां से अपना प्रशिक्षण प्रारंभ करेगी। तो ये भी एक पहल हुई है, और इसका जो अल्टीमेटली जो है, ये जो हमारी बेटियां आगे बढ़कर जब आगे सेना में आएंगी, तो तब तक शायद समय के अंतराल के साथ में कॉम्बैट रोल भी उनको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एयरफोर्स में
महिलाएं अब कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आप राफेल उड़ा रही हैं, जैगुआर उड़ा रही हैं, नेवी में भी जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनको उड़ा रही हैं। तो शीघ्र ही जो थल सेना में हमारी जो इन्फेंट्री होती है या आर्मर्ड कोर जो होते हैं, जो डायरेक्टली एक शत्रु के कांटेक्ट में रहते हैं, उनमें भी आगामी भविष्य में मुझे लगता है कि वो रोल भी महिलाओं को मिलेगा। तो एक अच्छी पहल हो रही है। ये देखिए एक सामाजिक सिंथेसिस का एक, हालांकि तो सरकार का बड़ा निर्णय कहा जा सकता है, खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में। हाँ, उत्तराखंड एक सैन्य बहुल प्रदेश है और सर्टेनली इसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो हमारा प्रदेश उठाएगा। और एज इट इज हमारी बहुत सारी बेटियां जो हैं वो फौज में अधिकारी हैं। गुणान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो अभी जैसे बताया ब्रिगेडियर साहब ने कि जो यूपीएससी परीक्षा आयोजित करता है, एनडीए की और सैन्य, उसमें अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करता है सैन्य अधिकारी बनने के लिए, तो कितना लाभ होगा, किस तरह लाभ होगा उत्तराखंड को, अब कितना महत्वपूर्ण फैसला है ये? जी, एक तो पांडे जी, मैं एक बात ब्रिगेडियर साहब की और जोड़ना चाहता हूं कि केवल ये पहल एक दो साल पहले ही शुरू हुई है कि अब सेना में गर्ल्स की भी सैनिक के रूप में एंट्री होगी। और वो हो चुकी, मैं आपको वो हो चुका है, 1-2 साल पहले ही हुई है। वो एक कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है, उसमें इंडक्ट कर दिया गया है। और वो जो हमारी महिला सैनिक हैं वो जो हैं अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो उसका जब विस्तार से बताइए। जी, मैं वही बता रहा हूँ सर कि मैं अभी कुछ दिन पहले तिलवाड़ा गया था, रुद्रप्रयाग में एक जगह, तो वहाँ 8-10 लड़कियां दौड़ रही थी। वो अगस्त्यमुनि में पढ़ती थी और वो उनका ये कहना है कि हमने दूरदर्शन पे ये न्यूज़ देखी कि लड़कियों का वो है, फिर हमने पता किया सैनिक कल्याण से कि क्या हम भी वो करते। तो अब वो फाइट करने के लिए कि अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए वो दौड़ रही हैं और वो प्रयास कर रही हैं। तो ये पॉजिटिव वो चीज़ आई कि उत्तराखंड में अब लड़कियों के साथ साथ लड़कियां भी आर्मी में जाने की तैयारी कर रही हैं। एक तो ऑप्शन खुला है। दूसरा ये कि जैसे रुद्रप्रयाग में भी अब सैनिक स्कूल, हालांकि वो पहले से ही प्रस्तावित है, लेकिन उम्मीद है कि अब जल्दी बन जाएगा। तो अगर वहाँ सैनिक स्कूल खुलता है तो पहाड़ के लिए एक और अवसर है कि वो सैनिक अफसर बनने के लिए वहाँ के बच्चों को। तो ये पॉजिटिव चीजें आई हैं। अच्छा, इसी में एक और चीज जानना चाहूंगा, ये जो ऑल वेदर रोड है, इससे सेना को कितना लाभ मिल जाएगी? सैन्य दृष्टि से या सेना की दृष्टि से इसका कितनी उपयोगिता बढ़ जाएगी ऑल वेदर रोड की? ब्रिगेडियर साहब। हाँ, मैं इस पर बताना चाहूँगा। देखिए, आज जो वर्तमान समय में जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्पीड ऑफ जैसे और स्पीड ऑफ प्लेन्स में ऑपरेशन है, उनका एक अलग उनकी एक रणनीति होती है, लेकिन पहाड़ों में ऑपरेशन करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम चाहिए होता है। तो अगर आपने देखिए आपने गोला बारूद, अस्त्र शस्त्र, राशन ये सब पहुंचाने हैं अपनी फॉरवर्ड पोस्ट पर, तो बाधा रहित आपका ये सप्लाई होनी चाहिए। ये सप्लाई चेन जो है एज फास्ट एज पॉसिबल होनी चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छी रोड कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी अगर सप्लाई नहीं पहुंचेगी, हमारे सैनिक सीमा पे लड़ रहे हैं और उनको एम्युनिशन नहीं पहुंचे तो कैसे लड़ेगा? तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो सरकारें हैं उन्होंने निर्णय लिया है। और ये सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, देश के समस्त सीमांत जो प्रदेश हैं उनके अंदर जो ये बॉर्डर रोड, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया है। उसका एग्जाम्पल आपने देखा लद्दाख के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, उसमें जो बहुत अच्छा हमारा जो अभी रोड कम्युनिकेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, उसमें हमारे वहां ऑपरेशन करने में बहुत मदद मिली है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां जहां पहाड़ी क्षेत्र हैं जो हमारे बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं, वहां पे अच्छा रोड नेटवर्क होना हमारी सेना की सफलता के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत सराहनीय कदम है, इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। कुणाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरह से मौजूदा सरकार सेना के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है, जैसे सड़क की बात अभी हो रही थी,
और जो 6 लेन बन रही हैं वहाँ पे फाइटर प्लेन भी उतरने लगे, वो युद्ध के समय कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा ये, या युद्ध की सेना की दृष्टि देखा जाए सामरिक महत्व कितना ज़्यादा उसका है? बिल्कुल पांडे जी, जो बड़ा होती हमारा जो चीन सीमा है, अक्सर घुसपैठ हो जाती है वहाँ तक। हमारी सड़कें जब चौड़ी होंगी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही कहा, तो हमारे जो लेटेस्ट वीपन हैं जो चौड़े हैं, जैसे ब्रह्मोस ले जाने हैं या टैंक पहुंचाने हैं जो हमारे वो हैं, तो उतनी तेजी से चलेंगे जैसे वो बुनियादी सरकार जो बुनियादी ढांचे पर फोकस कर रही है उसका लाभ लिपू लेक तक, वैसे ही कुमाऊं में, हालांकि वो अभी भी किसी तरह उस सीमा पर, कुमाऊं की उस सीमा पर कोई विवाद नहीं है हमारा चीन के, लेकिन लिपू लेक तक भी हमारी जो सड़क बनी है, और वो जब 10 मीटर चौड़ी होगी तो उतना मतलब ट्रांसपोर्टेशन तेज होगा। आपका अनुभव ये कहता है कि जो बुनियादी ढांचे के रूप में सड़कों को बढ़ाया, विस्तार किया जा रहा है, चौड़ीकरण किया जा रहा है, 6 लेन सड़क बनाई, वो फाइटर प्लेन उतर, इसका लाभ मिलेगा आने वाले दिनों में? मिलेगा। और जो सड़कों का कटान हो रहा है, बस ये है कि वो वैज्ञानिक तरीके से हो। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जो सरकार की कब बदलाव आया सेना को लेकर के, जैसे अभी पाकिस्तान में इन्होंने जाके स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, आप तो पहले से जुड़े रहे, इसी कैसे अचानक बदलाव हो गया? सेना कितनी आक्रामक हो गई है कि जरा सा भी होता है तुरंत एक्टिव हो जाती है, किस तरह बदलाव महसूस करते हैं आप? मैंने 3 दशक तक सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और हमने देखा है, देखिए जी, देश का जो नेतृत्व है और उसमें निर्णय लेने की क्षमता, इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। पहले एक मनस्थिति थी, क्यों हमारा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं था, उसके पीछे भी तब की सरकारों की एक सोच थी कि वो एक डिटरेंट होगा अगर कोई हम पे अटैक करता है, बट वो मेरा मानना है कि वो ठीक मानसिकता नहीं थी। कभी आप सिक्किम में नथुला जाएं तो मैं वहां गया हूं, तो वहां देखा कि अक्रॉस हमारे चाइना का कितनी बढ़िया ब्लैक टॉप रोड है और हम उबड़ खाबड़ सड़क में चल रहे हैं वहां पे। तो उस मानसिकता में चेंज आया है। मैं ये पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि 2014 तक थोड़ी सी, वही मैं निर्णय क्षमता की मैं बात कर रहा हूं, हमारा जो पूरा सैन्य, हमारा साजो सामान जो चाहिए होता है, वेपन सिस्टम जो हमें चाहिए होते हैं, हमारी देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना को, थल सेना को, वायु सेना को, हमारी नौसेना को क्या क्या चाहिए, उसको प्रोक्योर करने में, उसको प्राप्त करने में कठिनाई का एक सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ये सरकार 14 के बाद, लीडरशिप के बाद बहुत एक चेंज आया है। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, अच्छे से अच्छे हथियार जो हैं, जो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं, उनका सबका उनको लाया गया है। और साथ ही में आत्मनिर्भरता की ओर, देखिए ये जो वेपन मार्केट है, ये विश्व का बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें हम जो हैं बहुत बड़े खरीदार रहे हैं। आज हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां हम अपने लिए आत्मनिर्भर होंगे और साथ ही जो कई और देशों को भी वो निर्यात कर पाएंगे। अच्छा। तो ये एक बहुत सार्थक और सकारात्मक एक, इससे रोजगार मिलेगा, इंडस्ट्रीज इसमें बढ़ेगी और देश की विकास में ये योगदान होगा। साथ ही हमारी सुरक्षा के लिए हम किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार की जो सोच है, इस प्रकार के जो विचार हैं, वो हमारी देश की जो सामरिक शक्ति है उसको मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है और इसका हमने स्वरूप देखा है। और इसमें जो हमारे उत्तराखंड के वीर सपूत जनरल बिपिन रावत, द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब वो ईस्टर्न कमांड में 3 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, उस समय आपने देखा होगा खबरों में एक स्ट्राइक किया गया था बर्मा के अंदर, म्यांमार में, और वो रिटेलिएशन था कि एक अम्बुश में हमारे 10-12 सैनिक मारे गए थे। तो एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ, पहले क्या था, अरे मार दिया ठीक है, हम प्रिकॉशंस लेंगे, लेकिन
उन्होंने कहा नहीं, हम उनको वहां जाके मारेंगे। तो एक परिवर्तन है सोच में। अभी उसका रिफ्लेक्शन फिर आपने देखा, उड़ी की घटना हुई तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हुआ तो एयर स्ट्राइक की। तो ये एक शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट है स्ट्रेटेजी और माइंडसेट में। इसके अलावा ये भी कोई मतलब कि जैसे सैन्य धाम बन रहा है देहरादून में, तो इससे कितना किस रूप में ले रहे हैं इसको? देखिए, इस पर मैंने अपने विचार विभिन्न ऐसी कार्यक्रम में रखे हैं, और एक पैनल डिस्कशन में तो मैं जखमुल्ला जी के साथ भी था। देखिए, एक प्रधानमंत्री आए थे 2019 के, जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे, तो काशीपुर में उन्होंने 4 धाम हमारे पास हैं, तो उन्होंने कहा एक ये सैन्य बहुल प्रदेश है, इस देश के वीर सैनिकों ने अपनी आहुति दी है भारत माँ की रक्षा में, तो एक सैन्य धाम भी बनना चाहिए। तो उनकी बहुत अच्छी सोच थी। उसी बात को अब जब प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है तो नेचुरली यहाँ का नेतृत्व उस पर एक्शन में लाएगा। हाँ, ये जब एक शानदार रूप में, अगर जैसे उसकी परिकल्पना की गई है उस रूप में जब ये सामने आएगा, तो उसमें जो लोग जाएंगे उनको इंस्पायर करेगा कि देखिए, हमारी उत्तराखंड की धरती ने ऐसे ऐसे महान योद्धा और वीर सपूत दिए हैं, और उन पद चिन्हों पर आगे चलने की एक इससे आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल, ये तो होगा। ये और ये वार मेमोरियल में हम जाते हैं, तो ये इस प्रकार का एक भावना मन में आती है। तो अगर ब्रिगेडियर साहब, चूंकि समय की सीमाएं हैं, तो मैं आपको टोक रहा हूं। गुणानंद जी, कुल ओवरऑल सरकार और सैनिक कल्याण 2 लाइन में। बिल्कुल पांडे जी, सरकार सैनिकों के लिए और सेना में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, और मतलब सैनिक वेलफेयर तो बहुत अच्छा हो रहा है। सरकार की सोच जो है सेना का मनोबल बढ़ाने की दिशा में दिखाई पड़ रहा है जी, और इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं हमारी यंग जनरेशन पे भी हो रहा है कि वो सेना की ओर जाने के लिए मोटिवेट हो रही है। तो देखिए, जैसा ब्रिगेडियर साहब कहना था, गुणान जी कहना था कि जो सरकार ने नई पहल की है सेना को लेकर के, उससे सेना का सम्मान बढ़ा है, सैनिकों का सम्मान बढ़ा है, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए कई योजना है, इसका लाभ मिल रहा है। खासकर पर्वतीय अंचल में सैन्य परिवारों को भी लाभ मिल रहा है। और अब चूंकि समय की सीमा है, इसलिए हम कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।